हेलो एवरीवन, वेलकम टू एसएससी बाबा। अभी जो हमारा सीरीज चल रहा है जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का क्रैश कोर्स का, ये उसका पार्ट 2 है। अगर आपने पार्ट 1 नहीं देखा है तो पहले जाके उसको देख लें। आपको काफ़ी नए तरीके पता चलेंगे और नया अप्रोच सीखने को मिलेगा कि क्वेश्चंस को कैसे कम समय में सॉल्व करना है। और किसी क्वेश्चन को सॉल्व करने का जो फास्टेस्ट जो तरीका होता है वो आपको मालूम चलेगा। तो पहले वो आप वो देख लें, फिर आप ये पार्ट 2 देखें। और हमने पार्ट 1 में 10 क्वेश्चन किया था और इस पार्ट 2 में भी हम लोग 10 क्वेश्चंस और करेंगे। और जो भी क्वेश्चंस मैंने लिए हैं वो लास्ट 2 साल में एसएससी के किसी न किसी एग्ज़ाम में आए हुए हैं, लाइक सीजीएल, सीएचएसएल, सीपीओ, एमटीएस। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। तो आपको इसका कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए और इसको सॉल्व कैसे करना है वो पता होना चाहिए। तो देखते हैं कि आज हमारे पास क्या क्या क्वेश्चंस हैं और उनको हम कैसे जल्दी सॉल्व कर सकते हैं बिना पेन उठाए, या उसको सबसे कम समय में कैसे सॉल्व करना है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है हमारे पास, व्हाट इज द रिमाइंडर व्हेन वी डिवाइड 5 की पावर 70 प्लस 7 का पावर 70 बाई 74। तो आपको अगर थोड़ा सा भी कॉन्सेप्ट का पता है तो आप इसको क्वेश्चन देख के इसको टिक मार देंगे जीरो। कैसे? तो जैसे मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था कि इसमें हम लोग क्या करना है कि पावर सेम रखने हैं और पावर ऑड रखना है। तो यहाँ पावर सेम है बट पावर इवन है, तो इसको ऑड कैसे करेंगे? यहाँ से 70 में से 2 निकाल लेंगे। 70 में से 2 निकालेंगे तो ये हो जाएगा 5 का पावर 2। तो आप इसको ऐसे लिख सकते हैं 25 का पावर 35 प्लस 49 का पावर 35। अब यहाँ पावर सेम हो गया और पावर ऑड भी हो गया, तो इसको हम डायरेक्ट बोल सकते हैं कि इसका जो एक फैक्टर होगा वो होगा 25 प्लस 49, दैट इज 74। तो 74 इसका फैक्टर हो गया, इसका मतलब कि रिमाइंडर हो जाएगा जीरो। जो इक्वेशन का ये आंसर हो जाएगा। मैंने आपको इसके लिए लास्ट वीडियो में एक कॉन्सेप्ट बताया था कि अगर a टू द पावर n प्लस b टू द पावर n हो, मतलब पावर सेम है और यहाँ पे n ऑड है, तो इसका जो एक फैक्टर होगा वो होगा a प्लस बी। सेम कॉन्सेप्ट मैंने यहाँ लगाया है, पावर सेम कर दिया, पावर ऑड कर दिया, तो इसका एक जो फैक्टर हो गया वो हो गया 25 प्लस 49, दैट इज 74। 74 फैक्टर हो गया, इसका मतलब रिमाइंडर हो गया जीरो। तो आपको एग्जाम में पावर सेम दिखे तो उसको ऑड बना लीजिए और डायरेक्ट उसको ऐड करके वो उसका फैक्टर हो जाएगा, सीधा आंसर आप टिक मार सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इन ट्रायंगल एबीसी, AB equals to AC, a circle is drawn through B touching AC at D and intersects AB at P. If D is the midpoint of AC and AP equals to 2.5, then AB equals to। तो देखिए इसका डायरेक्ट जो इसका AP जो वैल्यू होगा ना, इसका 4 टाइम्स हो जाएगा। तो 2.5 का 4 टाइम्स होगा 10। 10 हमारा आंसर हो जाएगा। कैसे होगा? देखिए ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है, ये क्वेश्चन पहले भी आया था और इस बार फिर CGL 19 प्री में भी आया हुआ था क्वेश्चन ये। तो इसमें आपको क्या करना है, एक ट्रायंगल दिया हुआ है एबीसी, इसमें बोल रहा है कि ए बी इक्वल्स टू ए सी, ये दोनों बराबर है और ए सर्कल इज ड्रॉन थ्रू बी टचिंग ए सी एट डी। यहाँ से एक सर्कल ड्रॉ कर रहे हैं हम लोग जो कि ए सी को डी पे टच कर रहा है, यहाँ पे टच कर रहा है। और डी जो डी है मिड पॉइंट है ए सी का, मतलब कि ये साइड और ये जो है बराबर हो गया। और ए पी का वैल्यू दिया हुआ है 2.5 और ये आपका पूरा लेंथ पूछ रहा है, लेंथ कितना होगा ए बी का। तो इसमें क्या होता है कि जो ये लेंथ होगा ना, ये वाला, ये पी है, तो जो यहाँ पे ए पी का जो लेंथ होगा तो इसका 4 टाइम्स हो जाएगा ए बी। मतलब कि सपोज करिए अगर ये लेंथ ए है तो ये हो जाएगा आपका 4A। तो वही हमारा ए बी हो गया 2.5 का 4 टाइम्स, मतलब कि 10। तो आपको ये कॉन्सेप्ट सीधा याद रखना है, ये इसको इस रिजल्ट को याद रखना है कि अगर ये जो वैल्यू दिया है, अगर ये वैल्यू पूछ रहा है तो सीधा 4 टाइम्स करना है। अब इसका प्रूफ दिखा देता हूँ।
जिससे हम मान लेते हैं कि इसको अगर a मानते हैं, इतना लेंथ को बस, और जो हमको निकालना है ये पूरा, इसको x मान लेते हैं, ये हमको निकालना है। क्वेश्चन में गिवन दिया हुआ है कि ये साइड और ये साइड बराबर है, तो अगर ये x है तो ये भी आपका पूरा x हो जाएगा, क्वेश्चन में दिया हुआ है। और बोल रहा है कि ये मिड पॉइंट है, ये मिड पॉइंट है, मतलब कि ये भी बराबर हो जाएगा। तो दो कंडीशन क्वेश्चन में दिया रहेगा, एक तो दिया रहेगा ये और साइड, ये साइड बराबर, और दिया रहेगा ये वाला मिड पॉइंट इस साइड का, तब हम लोग ये कॉन्सेप्ट लगा पाएंगे। तो इसका प्रूफ देख लेते हैं कि ऐसा मान लीजिए अगर ये x है, ये पूरा x है और ये मिड पॉइंट है, तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा x/2, ये भी हो जाएगा x/2। और अब इस सर्कल में देखिए कि हमको पता है कि अगर यहाँ से किसी एक एक्सटर्नल पॉइंट से अगर ये टेंजेंट एक यहाँ ड्रॉ करते हैं और एक ये सीकेंट हो गया, तो इसको यहाँ पे अगर ड्रॉ करते हैं तो इसमें जो हमारा ये स्क्वायर होता है इक्वल्स टू दिस साइड a इंटू एक्स हो जाता है। ये एक थ्योरम है, तो उसको मैं यहाँ पे यूज़ करूँगा। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं इस साइड का स्क्वायर, मतलब कि x/2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, x²/4 इक्वल्स टू इस पॉइंट से इसका डिस्टेंस a इंटू, अब इस पॉइंट से यहाँ ये टच कट कर रहा है सर्कल को, इस पर इसका डिस्टेंस, ये डिस्टेंस x माना है हमने, तो ये x हो जाएगा। तो यहाँ से आप ये x और ये कट जाके x हो जाएगा, तो यहाँ से हम लिख सकते हैं x इक्वल्स टू 4a। तो ये आपको रिजल्ट सीधा पता होना चाहिए, मतलब कि अगर ये a है तो ये जो पूरा वैल्यू होगा ये हो जाएगा आपका x इक्वल्स टू 4a, मतलब 4 टाइम्स हो जाएगा। अगर क्वेश्चन में ये पूछ दे, ये वाला साइड बस इतना पूछ दे, तो अगर ये 4a है तो ये पूरा 4a होगा, और ये इसका मिड पॉइंट है तो ये आधा हो जाएगा, मतलब कि ये वाला भी साइड हो जाएगा 2a। तो इसमें कोई भी चीज़ देके कोई भी चीज़ पूछ सकता है, तो आपको ध्यान रखना है कि ये a लिया हमने तो ये 4a हो जाएगा जो इस क्वेश्चन में पूछा हुआ था। और अगर ये साइड पूछा जाए, ये लेंथ पूछा अगर, तो ये 2a हो जाएगा। तो उससे आपको ये क्वेश्चन बहुत जल्दी बन जाएगा। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। ये क्वेश्चन ना इतना रिपीट होता है, ये मतलब हर एग्जाम में आना ही आना है। तो इसमें बोल रहा है कि प्राइस ऑफ आइटम वाज रिड्यूस बाय 25%, देन इट्स सेल वाज इंक्रीज बाय x%। इफ देयर इज एन इंक्रीज ऑफ 20% इन द रिसीट ऑफ रेवेन्यू, देन द वैल्यू ऑफ x विल बी। तो इसमें आपको एक जो कॉन्सेप्ट यूज होता है जिससे आप इसको फास्ट कर सकते हैं, वो है कॉन्सेप्ट मल्टीप्लाइंग फैक्टर का। जैसे मान लीजिए कि किसी चीज़ का वैल्यू अगर 60% बढ़ रहा है तो उसका मल्टीप्लाइंग फैक्टर हो जाएगा 1.6। किसी चीज़ का वैल्यू अगर 25% बढ़ रहा है तो उसका मल्टीप्लाइंग फैक्टर हो जाएगा 1.25, या इसको लिख सकते हैं हम लोग 5/4, बात बराबर है। तो वही चीज़ को हम यहाँ यूज़ करेंगे। जैसे कि इस क्वेश्चन में बोल रहा है कि प्राइस 25% कम हो रहा है, तो इसका मल्टीप्लाइंग फैक्टर हो जाएगा 3/4 इंटू, जो निकालना है उसको ऐसे लिख देते हैं 20% इंक्रीज हो रहा है रिसिप्ट में, तो इसको हम लोग 1.2 होगा इसका मल्टीप्लाइंग फैक्टर। अब देख लीजिए कितना ईजी है, 3 से जाएगा 0.4 टाइम्स इंटू 4, मतलब कि 1.6 टाइम्स हो जाएगा। 1.6 टाइम्स का मतलब हुआ 60% इंक्रीज, तो सीधा हमारा आंसर हो जाएगा 60% इंक्रीज। ये बहुत ही सिंपल क्वेश्चन होता है, इसमें आपको अगर सही से किया आपने तो आप इसको 10 से 15 सेकंड में आराम से कर पाएंगे। जैसे अगर ये क्वेश्चन हमारे एग्जाम में आया तो इसमें बस एक लाइन लिखना है, 25% डिक्रीज मतलब 3/4 इंटू, जो निकालना है उसको छोड़ देंगे ऐसे ही, 20% इंक्रीज मतलब कि 1.2 लिखिए, या इसको हम लोग 6/5 भी लिख सकते हैं। तो ये 3 से कट जाएगा 0.4 टाइम्स 4 मतलब 1.6, मतलब इसका वैल्यू हो जाएगा 1.6। वही तो है x% इंक्रीज, x% इंक्रीज मतलब 60% इंक्रीज, मतलब हमारा आंसर हो जाएगा 60%। तो ये काफ़ी सिंपल क्वेश्चन है, आप इसको मल्टीप्लाइंग फैक्टर यूज करके सॉल्व कर सकते हैं।
इसका एक और तरीका होता है, वो हालांकि थोड़ा लंबा होता है, मतलब मैं रिकमेंड नहीं करूँगा आपको, बट आपको पता होना चाहिए, ताकि मान लीजिए एग्ज़ाम में अगर आए आपको कुछ समझ नहीं आ रहा है तो आप उसको वैसे सॉल्व कर सकते हैं। वो तरीका नंबर 2 है कि, तो ये मान लीजिए कि पहला नंबर में a% का चेंज आ रहा है और सेकेंड जो नंबर है उसमें b% का चेंज आ रहा है, तो इसका जो नेट जो चेंज होगा ना वो हो जाएगा a प्लस बी प्लस AB/100 इतना परसेंट। तो वो इस क्वेश्चन में क्या बोल रहा था कि प्राइस में 25% का डिक्रीज हो रहा है एंड सेल में x% इंक्रीज हो रहा है, तो इसका जो नेट जो चेंज आ रहा है वो है 20% इंक्रीज। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं ऐसे, जैसे -25 प्लस x माइनस 25x/100 इक्वल्स टू 20% है हमारा नेट चेंज। तो इसको सॉल्व करेंगे आप, तो 25 वहाँ जाएगा, हो जाएगा 45 और x यहाँ से कॉमन ले लेंगे, तो x कॉमन लेंगे तो x इंटू 75/100 इसको लिख सकते हैं 3/4 इक्वल्स टू, इधर 45 हो गया आपका, तो 3 से गया 45 15 बार में, ये 4 है, तो आपका हो जाएगा x इक्वल्स टू 60। तो 60% इंक्रीज आप यहाँ से भी इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो आप ऐसे भी कर लीजिए, बट फिर भी मैं बोलूँगा कि जो आपका कॉन्सेप्ट है मल्टीप्लाइंग फैक्टर का वो काफ़ी इफेक्टिव है, उससे आप बहुत जल्दी सॉल्व कर सकते हैं। सीधा लिखा 3/4 इंटू, यहाँ पे लिखा आपने 1.2, तो ये 0.4 हुआ इंटू 4 1.6 हुआ, सीधा 60% इंक्रीज। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास। ये भी ऑलमोस्ट सेम ही क्वेश्चन है, तो इसको हम लोग सॉल्व करेंगे मल्टीप्लाइंग फैक्टर का यूज़ करके, जैसा हमने लास्ट क्वेश्चन में किया था। इस क्वेश्चन में बोल रहा है बसेट्स वर्किंग आवर्स पर डे वेयर इंक्रीज बाई 15%, 15% इंक्रीज हो रहा है, और उसका वेज पर आवर वेयर इंक्रीज बाई 20%, बाई हाउ मच % डिड हिज डेली अर्निंग्स इंक्रीज। तो देखिए, तो इसमें आपको 15% इंक्रीमेंट का मतलब हुआ +3/20, तो इसका मल्टीप्लाइंग फैक्टर हो जाएगा 23/20 इंटू वेज में इसका कितना इंक्रीमेंट हो रहा है 20%, मतलब कि +1/5, इसको लिख सकते हैं हम लोग 6/5। तो इसका नेट कितना हो जाएगा 23 इंटू 6 138/100 1.38, 1.38 का मतलब हुआ 38% इंक्रीज। डायरेक्ट इसके आंसर मार देंगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं। इस क्वेश्चन में बोल रहा है फ्रॉम द टॉप ऑफ ए टावर द एंगल्स ऑफ डिप्रेशन ऑफ 2 ऑब्जेक्ट्स ऑन द ग्राउंड ऑन द सेम साइड ऑफ इट आर ऑब्जर्व टू बी 60-30 एंड द डिस्टेंस बिटवीन द ऑब्जेक्ट्स इज 400√3, द हाइट ऑफ द टावर इज। तो ऐसे क्वेश्चंस में हम लोग को स्टैंडर्ड ट्रायंगल बनाना आना चाहिए, तो उससे हम लोग क्वेश्चन बहुत जल्दी सॉल्व कर सकते हैं। ऐसे इस क्वेश्चन में हमने ये लिया, सेम साइड बोल रहा है, तो ये डाल दिया, ये हो गया 60 डिग्री, ये हो गया 30 डिग्री। जो पास वाला एंगल होगा बड़ा होगा, इसलिए हमने इसको लिया 60, दूर वाला एंगल छोटा होगा इसलिए ये लिया 30 डिग्री। अब हम लोग को पता है कि tan 60 होता है √3/1, तो tan थीटा होता है p/b, तो इसको लेंगे √3, इसको लेंगे 1। tan 30 होता है 1/√3, तो 1 का वैल्यू अगर √3 है तो ये जो पूरा √3 है इसका वैल्यू हो जाएगा 3, तो 3 होगा, ये 1 है तो ये हो जाएगा 2। तो ये जो ट्रायंगल हमने बनाया ये आपको बहुत जल्दी बनाना है, तभी आप क्वेश्चन को जल्दी सॉल्व कर पाएंगे। जैसे अगर एग्जाम में क्वेश्चन आएगा तो आपने ऐसे बनाया, ऐसे किया, ये लिखा 60, ये लिखा 30, तो आपको सीधे डायरेक्ट लिखना है यहाँ पे √3 1 2 डायरेक्ट लिखना है। अब क्वेश्चन में बोल रहा है कि डिस्टेंस बिटवीन द ऑब्जेक्ट्स इज 400√3, मतलब कि इसका जो वैल्यू है वो दिया है 400√3, मतलब कि मल्टीप्लाइंग फैक्टर कितना है यहाँ पे 200√3, मतलब इसको 200√3 से मल्टीप्लाई किया गया है, तो पूरे ट्रायंगल में सारा नंबर 200√3 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। क्वेश्चन में बोल रहा है हाइट ऑफ द टावर पूछ रहा है, मतलब ये वाला वैल्यू पूछ रहा है, तो इसको
इसको भी 200√3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारा आंसर हो जाएगा 600। तो 600 हमारा आंसर हो गया। तो आपको ये ट्रायंगल बनाना सीखना पड़ेगा। अगर इसी क्वेश्चन में बोलता कि 45 डिग्री और 30 डिग्री, जैसे हमारा ये बोलता 45 डिग्री, ये बोलता 30 डिग्री, तो इसको हम लोग देख के लिखते हैं। 1045 होता है 1, मतलब 1 1, और 1030 होता है 1/√3। 1 तो यहाँ पे है ही, तो ये पूरा हो जाएगा √3, तो ये हो जाएगा √3 - 1, बस इतना दूर। तो फिर उसके बाद जो भी वैल्यू देगा वहाँ से हम लोग जो मल्टीप्लाइंग फैक्टर है वो निकाल लेंगे, फिर सारा ट्रायंगल में उससे मल्टीप्लाई करके जो वैल्यू पूछ रहा होगा वो निकाल देंगे। कभी कभी बोल देगा कि डिफरेंट साइड दिया हुआ, जैसे मान लीजिए कि ये है, एक साइड बोल देगा 30 डिग्री, इधर बोल दिया 60 डिग्री। तो हम लोग हमेशा बड़े वाले जो एंगल होता है उसके हिसाब से हम लोग जो भी वैल्यू लिखते हैं। तो 60 के लिए यहाँ पे लिखेंगे √3, यहाँ लिखेंगे 1। 30 के लिए होता है 1/√3, तो 1 का वैल्यू √3 अगर, तो √3 का वैल्यू हो जाएगा 3। तो बस ये ट्रायंगल आपको पता होना चाहिए, फिर जो भी दिया हुआ है क्वेश्चन में वो निकाल सकते हैं। Akshay took a loan of 20,000 from SBI at 10% compound annually. He paid ₹2,000 annually as part payment for 3 years. How much was his outstanding loan after 3 installment? ये क्वेश्चन है इंस्टॉलमेंट का। इंस्टॉलमेंट में लोगों को बहुत प्रॉब्लम आता है, तो इसमें हम लोग एक जो कॉन्सेप्ट यूज़ करेंगे वो हम लोग यूज़ करेंगे मनी वैल्यू इक्वेट करने का, कि इसे अमाउंट बोरोड, जितना अमाउंट वो लिया उधार, इक्वल्स टू अमाउंट पेड, मतलब कि जितना उधार लिया है उसको उतना ही चुकाना पड़ेगा, तब जाके जो हमारा हिसाब है वो क्लियर होगा। और ऐसा होता भी है। जैसे मान लेते हैं कि आपने किसी को 100 रुपये दिया उधार आज, उस पर रेट लगाया 10% का, तो 2 साल के बाद कितना देगा वो देगा 121 रुपये। 10% का 2 साल के बाद 10% का 2 साल में नेट होता है 21%, तो 121 उसको देना है। बट सपोज करिए कि वो आपको 2 साल के बाद देता है 110 रुपये, तो क्या वो हिसाब बराबर हुआ? क्या नहीं हुआ, क्योंकि उसको देना था 121, उसने दिया 110। तो आपने जितना दिया है उसने उससे ज़्यादा दिया आपको, बट जो उस टाइम पे जो उसका वैल्यू है वो है 121 और उसने दिया आपको 110, मतलब कि उसने कम दिया है, तो वो आपको 11 रुपये और देगा, तब जाके ये हिसाब जो है बराबर होगा। अब इसको देख लेते हैं कि करना कैसे है इसको एग्ज़ाम में। जैसे इसको 3 साल का है तो 3 पार्ट में बांट देते हैं, 3। ये हो गया t = 0, मतलब कि जब आपने लोन लिया 20,000 का, रेट है 10%, तो ये हो गया t = 1, ये हो गया t = 2, ये हो गया t = 3। उसने 20,000 का लोन लिया और उसने लौटाया कितना? 2,000 रुपये पर ईयर। तो जो 20,000 है वो 3 साल के बाद कितना हो जाएगा? वो 3 साल के बाद जो हो जाएगा वो हो जाएगा 20,000। ये है हर साल 10% इंक्रीज हो रहा है, इंटू 1.1, 3 साल में इतना, मतलब कि उसको 3 साल के बाद इतना अमाउंट वो देगा तो जाके हमारा हिसाब बराबर होगा। बट वो दे कितना रहा है? वो फर्स्ट ईयर दिया 2,000, सेकेंड ईयर दिया 2,000, थर्ड ईयर दिया 2,000, तो उसने दिया कितना? तो 2,000 उसने दिया t = 1 पे, तो इसका वैल्यू t = 3 पे कितना होगा? 2 साल के लिए 10% इंक्रीज होगा ना, तो 2,000 जो है वो 2 साल में 1.1 का स्क्वायर हो जाएगा। फिर जो ये वाला दिया उसने 2,000, इसका यहाँ पे वैल्यू कितना हो जाएगा? 2,000 जो है वो 1.1 टाइम्स हो जाएगा, 10% बढ़ जाएगा। प्लस उसने जो ये दिया उसने जो ये दिया 2,000 थर्ड ईयर में, उसका वैल्यू उस टाइम पे उतना ही रहेगा। तो उसने लिया इतना और दिया उसने इतना,
3 साल के बाद, तो जो बाकी अमाउंट है उसको जो जितना जो उसका आउटस्टैंडिंग लोन है, जो जो उसको और देना है, उसको हम लोग x मान लेते हैं। यही हम लोग को निकालना है। अब यहाँ सॉल्व कर लीजिए। सॉल्व कैसे करेंगे? सबको 2000 डिवाइड कर दीजिए। 2000 ये चला जाएगा, 2000 यहाँ से गया, 2000 यहाँ से गया, 2000 यहाँ से गया, तो ये बच जाएगा 10। 1.1 11 का क्यूब होता है 1331, तो इसको ये हो जाएगा 1.331 इंटू 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 13.31 इक्वल्स टू, ये 1.1 का स्क्वायर है तो ये हो जाएगा 1.21 प्लस ये 1.1 है प्लस 1.1 प्लस यहाँ पे 1 बचा प्लस ये x है ना, तो ये हो जाएगा x बाई 2000, क्योंकि हमने सब में 2000 से डिवाइड किया है। तो इसको हम यहाँ लिख सकते हैं ऐसे, तो 13.31 इक्वल्स टू, ये सबको ऐड कर दिए 1.1 1.1 1.1 3.31 प्लस x बाई 2000। 13.31 में से 3.31 जाएगा तो ये बचेगा 10, ये बचेगा 10 इधर, और इसको 2000 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपको आ जाएगा x बस टू 20,000। वही निकालना है क्वेश्चन। तो आप इसको ऐसे सॉल्व कर सकते हैं। मतलब कि हमने क्या किया कि हमने t इक्वल्स टू 3 पे जितना अमाउंट उसने लिया और जो अमाउंट वो देगा उसको इक्वल कर दिया। तो उसने लिया था 20,000 रुपये, टी इक्वल्स टू 0 पे, तो 3 साल के बाद 10% यहाँ उस पर इंटरेस्ट लगेगा, 10% यहाँ लगेगा, 10% यहाँ लगेगा। तो 3 साल के बाद वो 20,000 बढ़ के हो जाएगा 1.1 का होल क्यूब, इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा। ये उसने इतना लिया और वो देगा कितना, उसने टी इक्वल्स टू 1 पे दिया 2000, बट इसका वैल्यू यहाँ पे कितना होगा, 2000 पे 2 बार 10% का रेट लगेगा, तो 1.1 का होल स्क्वायर हो गया। फिर टी इक्वल्स टू 2 पे उसने दिया 2000 रुपये, तो 2000 रुपये पे 10% का यहाँ पे इंटरेस्ट लगेगा, तो ये 2000 इंटू 1.1 हो जाएगा। फिर उसने थर्ड ईयर दिया 2000, तो 2000 का उस टाइम पे वैल्यू 2000 ही रहेगा। 2000 हमने यहाँ लिख दिया, प्लस जो उसका बच गया उसको x मान लिया हमने, x यहाँ से निकाल लिया, तो हमारा आंसर आ गया 20,000। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन, टू टेंजेंट्स P एंड PB आर ड्रॉन टू अ सर्किल विद सेंटर O फ्रॉम नेशनल पॉइंट P, एंगल OAB 30 दिया हुआ है, एंगल APB बोल रहा है, APB, तो सीधा इसका डबल हो जाएगा, आंसर 60 हो जाएगा। डबल कैसे हुआ बता रहा हूँ। ये क्वेश्चन ना एग्जाम में बहुत बार रिपीट हुआ है, ये CGL मेंस में भी आया था अभी 2 महीने पहले, CGL प्री में भी कितनी बार आया हुआ है, CPU में आया हुआ है, ये मतलब हर एग्जाम में आता है ये। तो आपको इसको सीधा याद ही कर लेना है, इसका जो रिजल्ट होता है आपको याद ही कर लेना है। एक सर्कल ड्रॉ कर लिए, उसको एक पॉइंट P से ड्रॉ किया टेंजेंट, ये हो गया PA, फिर उसी पॉइंट से एक और टेंजेंट ड्रॉ किया, वो हो गया PB, सेंटर O है। अब बोल रहा है कि एंगल OAB ये दिया है 30, APB निकाल रहा है, ये निकाल रहा है, तो ये जितना होगा ना उसका डबल हो जाता है। इसका प्रूफ देख लेते हैं। इसमें क्या करेगा, जैसे मान लीजिए कि इसको हम बोलते हैं थीटा, तो ये वाला एंगल कितना होगा, ये 90 है, ये 90 है, ये तो 180 हो गया, बाकी इन दोनों का सम 180 होगा, ये थीटा है, तो आपका ये वाला एंगल हो जाएगा 180 माइनस थीटा। कोई दिक्कत नहीं है। अब इसको ज्वाइन कर लेते हैं, इसको ज्वाइन कर लिया। अब देखिए ट्रायंगल OAB में OAB में OA रेडियस है, OB रेडियस है, तो ये वाला एंगल
और ये वाला एंगल दोनों बराबर हो जाएंगे। अब इस ट्रेंगल ओ ए बी में एंगल ओ का वैल्यू दिया है 180 माइनस थीटा और पूरा का सम होता है 180, तो ये प्लस ये हो जाएगा थीटा और दोनों बराबर है, तो ये हो जाएगा थीटा बाई 2, ये भी हो जाएगा थीटा बाई 2। तो आपको सीधा ये रिजल्ट यूज़ करना है। ये एंगल थीटा, तो ये हो जाएगा थीटा बाई 2 और ये भी हो जाएगा थीटा बाई 2। इस क्वेश्चन में क्या था, इस क्वेश्चन में था कि ये दिया था, इस क्वेश्चन में आपको ये दिया था 30 डिग्री, ये 30 हुआ, तो ये एंगल पूछ रहा है कि डबल हो जाएगा 60। अगर ये एंगल देगा 80 डिग्री तो ये हो जाएंगे 40 और ये वाला एंगल भी हो जाएगा 40 डिग्री। तो मैं डायग्राम एक बार सही से बना देता हूँ, आपको याद रखने में आसानी हो। अगर ये है थीटा, तो ये हो जाएगा थीटा बाई 2 और ये भी हो जाएगा थीटा बाई 2, ये सेंटर है, बस इसको याद रखना है। ये देगा तो ये पूछ लेगा, आधा कर देंगे। अगर इन दोनों में से कोई एक दिया तो ये पूछ लेगा, डबल कर देंगे। तो इस क्वेश्चन में था ये एंगल 30 था, तो ये एंगल डबल हो जाएगा 60 बस। A train takes 2.5 hours less for a journey of 300 kilometer if its speed is increased by 20 km per hour from its usual speed. How much time will it take to cover a distance of 192 km at its usual speed? तो पहले हम लोग को स्पीड निकालना पड़ेगा। तो ये क्वेश्चन एक अच्छा क्वेश्चन है, इसमें लोगों को टाइम लगता है, बट इसमें जो मैं तरीका बताऊंगा आपको वो यूज़ करना है, उससे आप इस क्वेश्चन को विद इन 20 सेकेंड्स में सॉल्व कर लेंगे। कैसे? देखिए, आपको यहाँ लिखना है स्पीड, यहाँ लिखना है टाइम, और इस क्वेश्चन में डिस्टेंस हमेशा सेम रहेगा हर केस में। जैसे यहाँ पे डिस्टेंस है 300 किलोमीटर, स्पीड बढ़ा रहे हैं घटा रहे हैं, डिस्टेंस से कोई मतलब नहीं, डिस्टेंस सेम रहेगा 300 किलोमीटर। तो यहाँ पे शुरू में बोल रहा है स्पीड 20 से बढ़ाएंगे तो टाइम हमारा 2.5 घंटे कम लेगा। तो स्पीड को अगर हमने 20 से बढ़ाया तो जो टाइम है वो 2.5 घंटे कम ले रहा है। अब 20 का ना टेबल पढ़ लीजिए, 20, 40, 20, 30, 60, 80, बस 3-4 बार लिखेंगे हमारा आंसर आ जाएगा। उसी तरह यहाँ इसका भी जो टेबल है उसको लिख लेंगे। यहाँ पे 2.5 है, फिर आगे 5 आएगा, फिर 7.5 होगा, फिर 10 होगा। अब हम लोग क्या करना है कि देखना है कि किस दो कंसेक्यूटिव स्पीड और टाइम का जो मल्टीप्लाई है वो 300 आ रहा है और ये क्रॉस होना चाहिए। जैसे मान लीजिए कि अगर आपका स्पीड बढ़ा 20 तो टाइम हमारा कम हुआ 2.5 घंटे। तो हम देखते हैं कि यहाँ पे डिस्टेंस कितना आएगा, 20 × 5 100 होता है, अपने को डिस्टेंस चाहिए 300 किलोमीटर, ये नहीं होगा। फिर ये नहीं होगा, फिर 40 से देखिए, 40 × 7.5 कितना हुआ, 300 हो गया। अब ये चेक करते हैं, 60 × 5 ये भी हो गया 300। मतलब कि इन दोनों केस में हमारा जो क्वेश्चन का जो वैल्यू है वो सेटिस्फाई कर रहा है, तो हमारा ये आंसर हो जाएगा। कैसे? देखिए, अगर हम 40 के स्पीड से चलेंगे तो 7.5 घंटे में 300 कवर कर लेंगे। अगर हमने 20 का स्पीड बढ़ा दिया, 60 का हमने स्पीड किया, तो हम लोग 7.5 से 2.5 घंटे कम लेंगे, मतलब 5 घंटे में 60 × 5 300 किलोमीटर चल लेंगे। तो इसमें हम लोग बोलेंगे कि ये जो स्पीड है ये हो गया हमारा इनिशियल स्पीड, क्योंकि दूसरे केस में स्पीड बढ़ रहा है। तो जो स्पीड बढ़ के 40 से 60 हो गया, ये हो गया हमारा स्पीड फाइनल। और टाइम हमारा कम हो रहा है, टाइम 2.5 घंटे कम ले रहा है सेकेंड केस में, तो ज़्यादा वाला टाइम हो जाएगा फर्स्ट केस, ये हो जाएगा टाइम इनिशियल, और कम वाला टाइम हो जाएगा सेकेंड केस, मतलब कि टाइम फाइनल। अब यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ से कि 40 के स्पीड से हमने चलाया, तो हमने शुरू में टाइम लिया 7.5 घंटे, बट हमने अगर स्पीड 20 बढ़ा दी, 40 से स्पीड हमने 60 कर दिया, तो हमने टाइम लिया कम 2.5 घंटे,
वो लिया 5, मतलब 5 घंटे। तो ये केस हमारे क्वेश्चन को सेटिस्फाई कर रहा है। तो हमारा जो एक्चुअल स्पीड हो जाएगा वो हो जाएगा 40, और जो एक्चुअल टाइम होगा वो होगा 7.5। तो क्वेश्चन में जो निकालना है वो है कि टाइम कितना लगेगा 192 किलोमीटर कवर करने के लिए। तो टाइम इक्वल्स टू डिस्टेंस 192 है, स्पीड एक्चुअल स्पीड, तो ये एक्चुअल स्पीड इसका ये है 40, तो 40 से डिवाइड कर देंगे तो आ जाएगा 4.8। इसमें कोई भी इक्वेशन नहीं बनाना है। अगर आपने इक्वेशन बनाया तो आपका बहुत सारा टाइम वेस्ट हो जाएगा। तो आप इसको ऐसे ही सॉल्व करेंगे। मैं एक बार रिपीट कर दे रहा हूँ इसको। ये बड़ा अच्छा तरीका है, इससे आप ऐसे क्वेश्चन को बहुत जल्दी सॉल्व कर सकते हैं। इस क्वेश्चन में आपका बोलेगा कि स्पीड इतना बढ़ रहा है, टाइम इतना कम हो रहा है, टाइम इतना बढ़ रहा है, स्पीड इतना कम हो रहा है। तो आप जितना बोला ना, इसमें बोला कि स्पीड 20 बढ़ रहा है, टाइम 2.5 घंटे कम हो रहा है, तो स्पीड यहाँ लिख लीजिए 20, टाइम लिख लीजिए 2.5 घंटे। अब इसको 20 से ही इंक्रीज कर दीजिए, 20, 40, 60, 80, इसको 2.5 से इंक्रीज कर दीजिए, 2.5, 5, 7.5, ये 10। तो इसमें हम लोग को देखना है कि किस दो कंसेक्यूटिव स्पीड और टाइम का मल्टीप्लाई करने पे हमारा जो डिस्टेंस चाहिए वो आ रहा है। तो हम देखेंगे 20 इंटू 5 100 आ रहा है, गलत हो गया। 40 इंटू 7.5 300 आ रहा है, ये चेक करते हैं। 60 इंटू 5 300 ये भी आ रहा है, मतलब कि ये हमारा केस सही हो गया। अब इसमें हम लोग को निकालना है इनिशियल स्पीड। तो क्वेश्चन पढ़िए, उसके लिए क्वेश्चन बोल रहा है कि 20 से बढ़ाने पे टाइम 2.5 घंटे कम हो रहा है, मतलब कि ये इनिशियल स्पीड हो गया और ये बढ़ के 60, ये हो गया फाइनल स्पीड। तो ये हो गया इनिशियल स्पीड और ये हो गया इनिशियल टाइम। अब क्वेश्चन में बोला कि टाइम टू कवर 192 किलोमीटर, डिस्टेंस बाय स्पीड 40 रहेगी, तो हमारा 4.8 आंसर आ जाएगा। देखिए ये क्वेश्चन है ना, ये काफ़ी दिखने में लगता है बड़ा, बट ये होता है बहुत सिंपल क्वेश्चन। इसमें आपको क्या करना है कि जो क्वेश्चन में पूछ रहा है, तो जो चीज़ पूछ रहा है अगर वो दिखने में लग रहा है कि सिमेट्रिकल है, सिमेट्रिकल मतलब कि एक ही चीज़ रिपीट हो रहा है बार बार, मतलब कि ये जो टर्म है ये वाला भी सेम ही टर्म है, खाली बी और बी की जगह सी किया है और ए की जगह बी किया है, फिर वैसा ही ये भी टर्म है, मतलब कि तीनों टर्म आपस में दिखने में सेम है। अगर सारे टर्म अगर दिखने में सेम हो जाए तो इसमें हम लोग एक कॉन्सेप्ट यूज़ करते हैं, उसको बोलते हैं कि सारा जो वेरिएबल है उसको इक्वल कर दो, तो उससे ये क्वेश्चन बहुत सिंपल हो जाएगा। ऐसे जैसे इस क्वेश्चन में हम ले लेंगे a इक्वस टू बी इक्वस टू सी, इससे होगा क्या, ये हो जाएगा 3a इक्वस टू ए क्यूब। हमने a इक्वस टू बी इक्वस सी ले लिया, तो यहाँ से हम लिख सकते हैं a स्क्वायर बराबर 3। अब इसको डाल दीजिए क्वेश्चन में, 1 माइनस 3 माइनस 2, 1 माइनस 3 माइनस 2, ए बी माइनस 2, ऊपर हो जाएगा 4 बाई ए इंटू बी, मतलब a इंटू ए स्क्वायर, का वैल्यू है 3। अब देखिए आपने ये निकाल लिया ना, तो सेमी टर्म रिपीट हो रहा है बार बार, तो इसको सॉल्व नहीं करना है फिर दोबारा, सीधे इसमें इंटू 3 कर देंगे तो हमारा सबका सम निकल जाएगा। तो ये सीधा हमारा आंसर हो जाएगा 4। देखते हैं फिर से कैसे किया हमने। तो ऐसे क्वेश्चन में हम लोग को जब भी दिखे कि जो हमारा क्वेश्चन पूछ रहा है उसमें अगर सारा टर्म दिखने में सेम लग रहा है, अगर खाली ए की जगह बी कर रहा है, बी की जगह सी कर रहा है, तो उसमें हम लोग क्या करेंगे, सारे वेरिएबल्स को इक्वल कर लेंगे। तो यहाँ पे मैंने किया ए इक्वस टू बी इक्वस टू सी, और हमने हर जगह ए यूज़ किया, तो यहाँ पे ये वाला वैल्यू हो जाएगा 3a, ए प्लस ए 3a, ये हो गया ए क्यूब, तो ए कट जाएगा, ए स्क्वायर इक्वल 3 आ गया, और ये वाला वैल्यू डाल देंगे हम लोग क्वेश्चन में। तो ए स्क्वायर डालेंगे 3, तो ये हो जाएगा -2, ये भी -2, ऊपर हो गया 4, नीचे ए इंटू ए स्क्वायर, ए स्क्वायर का वैल्यू डाल दिए 3, तो 4/3 हो गया हमारा। ऐसा ही हमारा 3 टर्म है, 3 to 3 कर दिए तो आंसर आ गया 4।
अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। A circle touches a side BC of triangle ABC at D, and AB and AC are produced to E and F respectively. If AB 10 दिया है, AC दिया है 8.6 एंड BC दिया है 6.4, देन BE का वैल्यू पूछ रहा है। तो BE 14, 15, 25, 12.5 में से 10, 2.5। अगर आपका थोड़ा भी कॉन्सेप्ट क्लियर है और आपने इस पर प्रैक्टिस की है सही से, तो आप इसको क्वेश्चन देख के टिक मारेंगे। कैसे करना है वो मैं दिखा दे रहा हूँ। जैसे ए बी सी और बोल रहा है कि इस सर्कल एक इसको टच कर रहा है, बी सी को डी पे टच कर रहा है, एंड ए बी एंड ए सी प्रोड्यूस को ई एंड एफ पे टच कर रहा है। ए बी का है ये 10, ए सी है तुम्हारा 8.6 एंड बी सी है इसको डालते हैं 6.4। तो इसमें हम लोग क्या करना है कि बी का वैल्यू पूछ रहा ना, तो बी तब निकलेगा जब हम ए ही निकाल लेंगे। तो इसमें क्या होता है कि जो ए का जो वैल्यू होता है वो इस ट्रायंगल के पेरीमीटर के हाफ होता है। मतलब कि ए बी सी का जो पेरीमीटर है वो कितना हो गया, तीनों को ऐड कर दीजिए, 10 + 6 + 8, 8 6 14 1 15, 10 25, पेरीमीटर हो गया 25। तो जो हमारा ए ई है वो हो जाएगा इसका आधा, p/2, 12.5। तो हमारा ये पूरा हो गया 12.5। अब हमको निकालना है बी, ये है 12.5 और ए बी 10 है, तो ये वाला वैल्यू हो जाएगा कितना, 2.5। तो इसमें हम लोग को क्वेश्चन देखते ही हम लोग को ये पता लग जाना है कि हाँ ये वाला क्वेश्चन इस वाले पैटर्न पे है, तो उसको हम लोग फास्ट कर पाएंगे। अब इसका प्रूफ देखते हैं कि ऐसा होता क्यों है। तो जैसे इसमें अगर हम लोग इसका पेरीमीटर लिखते हैं, अगर प्रूफ देखते हैं इसका, तो पेरीमीटर तो आपका हो गया ए बी प्लस ए सी, ए बी प्लस ए सी, और बी सी को मैं लिखता हूँ बी डी प्लस सी डी प्लस बी डी प्लस सी डी। अब देखिए इसको ऐसे छोड़ देंगे, हम लोग बी डी को लिख सकते हैं, जो बी डी है बी डी इक्वल्स टू बी ई, क्योंकि ये बाहर वाले पॉइंट से इस सर्किल पे टेंजेंट ड्रॉ किया गया है, दोनों बराबर होगा। बी डी को लिख सकते हैं बी ई। उसी तरह हम लोग सी डी को लिख सकते हैं सी एफ, इसको लिख सकते हैं सी एफ। यहाँ पे ए बी प्लस ए सी तो है ही। अब देखिए ये ए बी प्लस बी, तो ये ए बी प्लस बी, ए बी प्लस बी, ये आपका हो गया ए ई। फिर ए सी प्लस सी एफ, ए सी प्लस सी एफ, ये हो गया ए एफ। तो यहाँ पे आपने देखा कि जो पेरीमीटर है इक्वल्स टू ए ई प्लस ए एफ। अब यहाँ पे आपको पता है कि ये जो पॉइंट है उससे ए ई और ए एफ दोनों टेंजेंट है सर्किल पे, तो दोनों आपस में बराबर हो जाएंगे। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं इक्वल्स टू 2 ए ई, या इसी को लिख सकते हैं 2 ए एफ। तो ये हो गया उसका प्रूफ। आपको इसको एग्जाम में डायरेक्ट यूज करना है। तो इसको हम कैसे लिखेंगे, हम लोग लिखेंगे, अगर हम लोग को इस क्वेश्चन में अगर ए ई निकालने को बोलेगा या ए एफ निकालने को बोलेगा, तो हम लोग लिख सकते हैं ए ई इक्वल्स टू ए एफ इक्वल्स टू पेरीमीटर/2। ये कॉन्सेप्ट यूज करिए, क्वेश्चन को फट से टिक मारिए आंसर। तो इस क्वेश्चन में क्या था, अपने को निकालना था बी ई। तो बी ई के लिए हम निकालेंगे पहले ए ई। तो ए ई होता है पेरीमीटर का आधा, पेरीमीटर है 25
तो यही निकल जाएगा हमारा 12.5। यही हो गया 12.5, तो बी कितना होगा, उसमें से 10 ये ए बी का वैल्यू अगर 10 है तो 2 घटा देंगे, तो 12.5 में से 10 गया 2.5। तो ऐसे हम लोग इसको टिक मार सकते हैं। तो इस वीडियो को यहीं ख़त्म करते हैं। हमने आज के इस वीडियो में हमने 10 क्वेश्चन किए और हर क्वेश्चन में हमने कुछ नया कॉन्सेप्ट सीखा। तो आप इनको प्रैक्टिस करिए और हर टाइप के क्वेश्चंस को 2-3 बार बनाइए, उससे आपको और इनसाइट मिलेगा और आप उसको एग्ज़ाम में यूज़ कर पाएंगे। और जो भी क्वेश्चन में अगर आपको नया कॉन्सेप्ट मिल रहा है, आप उसको अपने कॉपी में नोट करिए और उसको हर कुछ कुछ दिन पे उसको रिवाइज करिए, तभी आप इसको इफेक्टिवली यूज़ कर पाएंगे एग्ज़ाम में। तो इस वीडियो को यहीं ख़त्म करते हैं और मिलते हैं अगले वीडियोज़ में 10 और